अब देखो, मैं आपको ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ग्राफिकल मेथड का एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉल्व एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। मैक्सिमाइज जेड इजिकल टू है 5x1 प्लस 7x2। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सच दैट कॉन्स्टेंट्स हैं आपके x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 4, 3x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल 24 और 10x1 प्लस 7x2 लेस देन इक्वल 35। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज़ करना होगा और आपको ध्यान ये रखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, या तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मिलेगा वो मैक्सिमाइज़ वाला मिलेगा या ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको मिनिमाइज़ वाला मिलेगा। ठीक है ना। और ग्राफिकल जो मेथड होता है, उस ग्राफिकल मेथड की खास बात होती है कि उसमें जो है सिर्फ 2 ही वेरिएबल होते हैं। तो यानी कि वेरिएबल नॉर्मली या तो x1 x2 से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे या x और y से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। तो देखिएगा, जिन इक्वेशन में लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल होता है, दीज आर कॉल्ड इनइक्वलिटीज़। उन्हें इनइक्वलिटीज़ कहते हैं। लेकिन जो है x1 और x2 जैसे आपके 2 वेरिएबल हैं, तो उन दोनों x1 और x2 के जो 2 वेरिएबल हैं, उन दोनों वेरिएबल के लिए जब दोनों की लीनियर इक्वेशन होती है, दोनों की एक एक पावर होती है, तो उनका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। और स्ट्रेट लाइन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसकी जो फॉर्म है वो बना लीजिएगा जो कि इंटरसेप्टेड फॉर्म है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1। तो इंटरसेप्टेड फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1 अगर आप बना लेते हैं तो उससे सीधे सीधे एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी दोनों का इंटरसेप्ट आपको पता चल जाता है और आप आसानी से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच लेते हैं, है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है, थोड़ी थ्योरी हमें एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखनी है इसमें। कन्वर्ट द इनइक्वलिटीज़ इनटू इक्वेशंस। जो इनइक्वलिटीज़ हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये 12th वाले मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा कराया जाता है ना। तो ये देखिएगा, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 4 है, तो यहाँ देखिए इक्वल हो गया, ये इक्वेशन बन गई है। लेस देन इक्वल 24 है, तो यहाँ इक्वल हो गया है। और 10x1 प्लस 7x2 लेस देन इक्वल 35 है, तो यहाँ भी इक्वल हो गया है। तो ये अब लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल को अगर आप इक्वल में चेंज कर देते हैं तो दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस। अब ये इक्वेशन बन गई हैं 11th क्लास की आपकी। अब सबसे पहले अलग अलग पॉइंट हम बना देते हैं। x1 प्लस x2 इजिकल टू 4 है, तो ये वाली इक्वेशन हमने उठाई और इसे इंटरसेप्टेड फॉर्म में लिख दिया। x1 के नीचे 4 आ गया, x2 के नीचे 4 आ गया, तो ये लाइन आपकी जा रही है 4,0 और 0,4 से जाती है। उसी तरह से 3x1 प्लस 8x2 इजिकल टू 24 है, तो x1 अपॉन 8 प्लस x2 अपॉन 3 इजिकल टू 1। तो ये लाइन पासेज थ्रू होती है 8,0 एंड 0,3 से। उसी तरह से तीसरी लाइन है 10x1 प्लस 7x2 इजिकल टू 35, तो यहाँ से मिलेगा x1 अपॉन 7 अपॉन 2 प्लस x2 अपॉन 5 इजिकल टू 1। तो ये जो आपकी लाइन जा रही है ये पासेज थ्रू हो रही है x7/2, 0 एंड 0,5 से। इस प्रकार जितनी भी लाइन है उन लाइनों के लिए, सबके लिए आपको जो है एंड पॉइंट्स, लाइन के 2 पॉइंट आपको मिल चुके हैं, उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप लाइन जो है वो खींच सकते हैं, है ना। अब ये लाइन खींच लेंगे। अब एक्स एक्सिस पर आपको x1 ले लेना है और y एक्सिस पर आपको x2 ले लेना है। जो भी स्केल आपको मानना उचित लगे वो स्केल मैंने मान लिया। तो यहाँ मैंने 1-1 सेंटीमीटर के खाने मान लिए हैं। अब देखिएगा, पहली लाइन देखिएगा, अब यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना सीख लीजिएगा, वैसे तो 11th की बात है। अब यहाँ देखिएगा पहली लाइन, ये लाइन है x1 प्लस x2 इजिकल टू 4। ये कहाँ से जा रही है 4,0 से और 0,4 से। ये आपका पॉइंट ये वाला पॉइंट आपका 4,0 है और ये वाला पॉइंट आपका 0,4 है। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन बना लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं x1 प्लस x2 इजिकल टू 4। कहीं भी लाइन जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर जो है आप लिख दीजिएगा, सही है ना। उसी तरह से दूसरी लाइन को देखिएगा। दूसरी लाइन आपकी 3x1 प्लस 8x2 इजिकल टू 24 है। ये आ जा रही है 8,0 से एंड 0,3 से। 8,0 इधर हो गया, 0,3 हो गया, दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर लाइन लिख देते हैं, है ना। उसी तरह से तीसरी वाली जो लाइन है वो 7/2, 0 से जा रही है, 0,5 से जा रही है। ये वाला पॉइंट 7/2, 0 है और ये वाला पॉइंट जो है 0,5 है, 0,5 है। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन लिख लेते हैं और यहाँ पर इक्वेशन लिखने से रह गई है मेरी, ये इक्वेशन है मेरी 10x1 प्लस 7x2 इजिकल टू 35, है ना। अब देखिएगा, इन इक्वेशंस में आपको फिजिबल रीजन देखना है। क्या देखना है? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब है व्यावहारिक हल।
फिजिबल रीजन का मतलब क्या है? व्यावहारिक हल। व्यावहारिक हल यानी कि फिजिबल रीजन का मतलब है ऐसा रीजन आपको देखना है जिसको सारी आपकी इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई करती रहें। जो भी इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में मिलेंगी उसमें लेस देन इक्वल होगा या ग्रेटर देन इक्वल होगा। तो लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल के अकॉर्डिंग आपको जो है डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें ढूंढना है रीजन। मतलब ऐसा कौन सा रीजन होगा जो सारी इनइक्वलिटी से सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो जो रीजन इनइक्वलिटी से सेटिस्फाई हो जाता है, सभी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर देता है, उसे हम फिजिबल रीजन के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि उस क्वेश्चन में क्या होता है, इक्वेशंस जो इनइक्वलिटीज़ होती हैं वो हमें इस तरह से दी जाती हैं तो जिनमें कोई भी फिजिबल रीजन हमें फाइंड नहीं हो सकता। तो कहीं अगर कोई फिजिबल रीजन फाइंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो प्रॉब्लम हमें दी गई है उसका कोई व्यावहारिक हल मौजूद नहीं है ना, उसका कोई व्यावहारिक हल मौजूद नहीं है। अब मैं आपको रीजन दिखाना सिखाता हूँ। अब देखिएगा इस इक्वेशन को देखिएगा, x1 + x2 < 4, ये वाली लाइन है। अब x1 + x2 < 4 है तो इनका जब रीजन आप देखने जाएंगे तो x1 और x2 दो वेरिएबल है, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को आप छिपा लेना है ना, किसी भी एक वेरिएबल को छिपा लेना सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ तुम्हें, x1 + x2। और हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर दोनों वेरिएबल में से किसी पर भी माइनस अगर लग रहा है तो उस माइनस वाले को पहले छिपा लेना है ना, क्योंकि माइनस जब दूसरी तरफ जाता है तो वो लेस देन को ग्रेटर देन और ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट करता है। इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी रीजन गलत हो जाए। अब जैसे यहाँ x1 + x2 < 4 है। अब देखिएगा मान लीजिएगा मैं x2 को छिपा लेता हूँ। अब अगर मैं x2 को छिपा लेता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है x1 < 4। क्या लिखा हुआ है? x1 < 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है मुझे इस लाइन के उधर जाना है जहाँ x1 की वैल्यू 4 से छोटी है। अब देखिएगा x1 की वैल्यू 4 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट x1 = 4 है। इधर जाऊँगा तो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, इधर जाऊँगा तो मैं लेस देन 4 हो जाएगा। तो यानी कि मुझे लेफ़्ट में जाना है। अब इसके अकॉर्डिंग आप एरो लगाते रहेंगे। अब देखिएगा दूसरी लाइन में चलते हैं। दूसरी लाइन है 3x1 + 8x2 < 24। आप देखिए 8x2 को छिपा लीजिएगा। अब ये लिखा हुआ है 3x1 < 24। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो लिखा जाएगा x1 < 8। x1 की जो वैल्यू है वेरिएबल की 8 से छोटी है। अब x1 की वैल्यू 8 है, 8 से छोटी है तो आपको लेफ़्ट में जाना पड़ेगा, फिर एरो जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। अब देखिएगा तीसरी इक्वेशन में 10x1 + 7x2 < 35। अब यहाँ से मैं 7x2 को छिपा लेता हूँ तो ये हो जाता है 10x1 < 35, यानी कि x1 < 7/2। तो उस रीजन में जाना है जहाँ x1 की वैल्यू 7/2 से छोटी है। अब देखिए ये मेरी लाइन है तीसरी वाली और यहाँ पर वैल्यू जो है 7/2 से छोटी है, ठीक है ना। तो यहाँ जो मेरी वैल्यू है वो 7/2 से छोटी है तो मुझे इधर जाना है। अब जब ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा तो उस डायग्राम को ड्रॉ होने के बाद आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा इस लाइन के भी नीचे रहना है, इस लाइन के भी नीचे रहना है, इस लाइन के भी नीचे रहना है। अब डायग्राम में जाकर के ये तो आपका ओरिजिन है। अब आप ये देखिएगा डायग्राम में जाकर के ये देखिएगा कि आपका कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है आपका, मतलब कौन सा रीजन आपका ऐसा है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको इस लाइन के भी नीचे रहना है, इस लाइन के भी नीचे रहना है, इस लाइन के भी नीचे रहना है। अब जो एरिया आपको मिलेगा आप उसे शेड कर देंगे हल्का हल्का, ये देखिएगा तीनों लाइनों का आपके नीचे रहना है तो कहीं भी आप बाहर नहीं जाएंगे। देखिएगा जो रीजन मैंने फाइंड करा है वो रीजन जो है, जो रीजन मैंने फाइंड करा है वो रीजन जो है मेरा तीनों लाइन के अंदर कार्य कर रहा है ना। तो यानी कि तीनों इनइक्वलिटी जो है वो मेरी सेटिस्फाई हो जाती हैं। यहाँ पर तीनों इनइक्वलिटी मेरी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब ये जो है रीजन है ये मेरा फिजिबल रीजन है ना। इसके कॉर्नर के जितने भी कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स के नाम हम डाल देते हैं। ये O है, ये वाला पॉइंट मान लीजिएगा A है, ये वाला पॉइंट आपका B है, ये वाला पॉइंट आपका C है और ये वाला पॉइंट आपका D है। ये पॉइंट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अगले पेयर पे लिख देना, मैं यहीं साइड में जगह बची हुई तो लिख देता हूँ। इस रीजन का नाम लिख देंगे
फिजिबल रीजन इज ओ ए बी सी डी ओ। ये फिजिबल रीजन आपका आ गया है ओ ए बी सी डी ओ। ये फिजिबल रीजन है। अब एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। यहाँ पर आप एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आप वेरिएबल लिख देंगे। वेरिएबल एक टेबल बनाएंगे और फंक्शन जो है वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2 की कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अब देख लीजिएगा, इसके मुझे सारे कॉर्नर चाहिए। जैसे ओ है, यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। पॉइंट, यहाँ x1 की वैल्यू डालूँगा, यहाँ x2 का कॉलम बनाऊँगा और यहाँ जो कॉलम बनाऊँगा वो z का बनाऊँगा। z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2। जब ऊपर जब जाएंगे तो ओ के कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, तो यहाँ पर z की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ए वाले पॉइंट पर जाएंगे। ए वाले पॉइंट पर जो ए वाला पॉइंट है वो है 7/2,0। पॉइंट थोड़ा ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बना लेना, कभी एक जगह की जगह दूसरा वाला पॉइंट आपका लिखा जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2,0 और z इज इक्वल टू आ जाएगा 35/2। बी वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट देखिएगा। बी वाले पॉइंट को लेने के लिए आपको अब दिखेगा बी वाले पॉइंट में कौन कौन सी इक्वेशन आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक ये वाली है, एक ये वाली है। तो बी वाले पॉइंट पर एक तो लाइन आपकी ये जा रही है, इधर थोड़ा सा रफली कर लेते हैं। x1 x2 इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है। और बी वाले पॉइंट पर दो लाइन काट रही हैं, तो दोनों लाइन का जो है हमें सॉल्यूशन लिखना होगा बी वाले पॉइंट पर। अब एक लाइन तो ये वाली हो गई है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 की। एक लाइन ये वाली हो गई है, 10x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 35। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं यहाँ पर। अब इन्हें मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये वाला जो पॉइंट है, x1 की वैल्यू सॉल्व करके 7/3 आ रही है और x2 की वैल्यू 5/3 आ रही है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ कोऑर्डिनेट। अब यहाँ z इक्वल टू हो जाता है 7 पंजे 35/3 प्लस 5 सत्ते 35/3 यानी कि 70/3। अब इस वाले पॉइंट को देखिएगा, सी वाले पॉइंट को। सी वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। सी वाले पॉइंट पर एक लाइन तो ये निकल रही है, यानी कि एक लाइन ये है 3x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 24 वाली लाइन है, और दूसरी लाइन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 है। इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x1 की वैल्यू आती है 8/5 और ये आती है 12/5 और z इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, 8 बन जाएगा और 12 सत्ते 84/5, 5 अट्ठे 40, तो 124/5। फिर डी वाला पॉइंट है तो सामने ही है 0,3। z इज इक्वल टू हो जाता है 21। ये हमारा जो है वैल्यू पूरी हो गई है, z इज इक्वल टू 21 हो गया है ना। अब इसके अकॉर्डिंग जो है अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी जो है मैक्सिमम वैल्यू हमें गेन हो रही है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 35/2 है, 17.5 हो जाएगा ये 3 दूनी 6 और 63 बैठेगा लगभग, और यहाँ बैठेगा 3 दूनी 6 और 23 बैठेगा, सॉरी 23 बैठेगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू बैठ रही है हमारी, तो ये हमारा आंसर बन जाता है ये वाला। तो ये है ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 इज इक्वल टू हो जाता है 8/5, x2 इज इक्वल टू हो जाता है 12/5 और मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 124/5।
और ये आपका आंसर जो है वो आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो आप थ्योरी वगैरह लिखेंगे बुक से जब एग्जाम्पल करेंगे तो वो वाली थ्योरी आप नहीं लिखेंगे जो बुक में लिखी हुई है ना। बुक में थोड़ा थ्योरी लिखी गई है, आप बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन को आप ढंग से लिख लेना, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा शॉर्ट में लिख लेना। जैसे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर करके बताऊंगा आपको, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा कि किस तरह से वो शॉर्ट में करना है। तो एक दो तो कंप्लीट कर लेना, बाद में शॉर्टकट कर लेना, और उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिसमें बहुत सारी कंडीशन जो है आपकी अप्लाई होंगी। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सच दैट x1 प्लस x2 ग्रेटर दैन इक्वल 1, x2 माइनस 5x1 लेस दैन इक्वल 0, 5x2 माइनस x1 ग्रेटर दैन इक्वल 0, x1 माइनस x2 ग्रेटर दैन इक्वल -1, x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल 6, x1 लेस दैन इक्वल 3, x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल 0। ठीक है ना। हाँ, अब जरा थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जो ये वाला रीजन है आपका x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल 0, तो x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल 0 जितने भी हमारे व्यवहारिक हल होते हैं सब में x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल 0 होता है। तो ये कंडीशन आपकी हमेशा ही सेटिस्फाई होती है ना। तो ये वाली कंडीशन आपकी हमेशा ही सेटिस्फाई होगी सब में। तो यानी कि ये आपको बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताता है। तो यानी कि जैसा भी आपको सिखाया गया है कि आपको फिजिबल रीजन लेना है, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप फिजिबल रीजन बनाने जाएंगे तो उस फिजिबल रीजन को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं बनाएंगे। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो आपका फिजिबल रीजन होगा वो किसी भी पोजीशन में जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, मैं आपको शॉर्टकट में करके सिखाता हूँ। यह लाइन देख लीजिएगा, x1 प्लस x2 ग्रेटर दैन इक्वल 1 है, तो ग्रेटर दैन इक्वल की जगह इक्वल पढ़ लीजिएगा। 1 नीचे ले आएंगे तो x1 के नीचे भी 1 आ जाएगा, x2 के नीचे भी 1 आ जाएगा। 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया। ये लाइन मैंने बना दी है, 1, 0, 0, 1, और यहाँ हो गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अब फिर जैसे मैंने सिखाया था, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, x2 को मैं छिपा लेता हूँ तो लिखा हुआ है x1 ग्रेटर दैन 1, x1 की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इधर जाना है, तो ये लाइन के ऊपर रहना है। अब यहाँ देखिएगा, x2 माइनस का 5x1 लेस देन इक्वल 0, इन इक्वलिटी को आप इक्वलिटी में बदलेंगे ना। अब इस इक्वेशन को देखिएगा, अब ये बनेगी x2 माइनस 5x1 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल 0 पढ़ेंगे तो 5x1 हो जाएगा। अब देखिएगा, x1 की जगह 0 रखेंगे तो x2 की जगह 0 आएगा। ध्यान रखिएगा, x1 की जगह 0 रखेंगे तो x2 की जगह 0 आएगा। मूल बिंदु से जाने वाली लाइन है, ये रहा हमारा मूल बिंदु। ओ, एक पॉइंट तो ये मिल गया। तो जिस लाइन में प्लस का कांस्टेंट नहीं होगा या माइनस का कांस्टेंट नहीं होगा, वो लाइन जो है इंटरसेप्ट नहीं काटेगी, यानी कि ओरिजिन से जाएगी। तो एक बिंदु तो आपको पहले पता लग चुका है कि एक पॉइंट आपका ओरिजिन है, और दूसरा पॉइंट लेने के अपनी मर्जी से कोई सा भी बिंदु रख सकते हैं। अब देख लीजिएगा, जैसे मैं x1 की जगह 5 रखता हूँ, सॉरी x छोटा नंबर ले लेता हूँ, x1 की जगह 1 रखता हूँ तो x2 की जगह 5 हो जाएगा। तो x1 की जगह क्या रख रहा हूँ मैं 1, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 5। ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5, ये यहाँ हो जाएगा। ये दूसरा बिंदु हो जाता है मेरा, यहाँ से मेरी लाइन पास होगी। जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी उसका ज़रा थोड़ा सा आपको केयरफुली ध्यान रखना है। ये लाइन पास हो रही है, और यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ मैं इसकी, x2 इज इक्वल टू 5x1, है ना। ये इक्वेशन मैंने लिख दिया, x2 इज इक्वल टू 5x1 लिख दिया है। अब यहाँ पर ये बात देखिएगा ज़रा, अब यहाँ रीजन देख लीजिएगा ध्यान से है। अब यहाँ x2 माइनस 5x1 लेस देन इक्वल 0 है। अब देखिएगा, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि माइनस वाले को छिपाना, तो मैं इस वाली टर्म को छिपाता हूँ। अब देखिएगा क्या लिखा है, x2 लेस देन 0। तो ये वाली इनइक्वलिटी आपको कह रही है कि आपको उधर जाना है जहाँ x2 0 से छोटा है। अगर आप इधर गए तो x2 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप नीचे जाते हैं तो x2 निगेटिव हो जाएगा। तो इस लाइन के आपको नीचे जाना है, इधर की तरफ जाना है, क्योंकि ऊपर गए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाएंगे आप तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ इसके निगेटिव में चले जाते हैं, ये लाइन हमें मिल जाती है। उसी तरह से यहाँ देखिएगा, इस वाली इनइक्वलिटी इसको देखिएगा, 5x2 माइनस x1 ग्रेटर दैन इक्वल 0, तो यहाँ इक्वल 0 बना लेंगे
तो इधर हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 5x2। ये भी लाइन ओरिजिन से जाएगी तो एक पॉइंट तो मिल चुका है, और x2 की जगह 1 रखता हूँ मैं यहाँ, तो x1 की जगह मुझे 5 मिलेगा। 1 2 3 4 5, ये पॉइंट यहाँ 1 के सामने आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये यहाँ थोड़ा ये पॉइंट आ जाएगा। दोनों को मिलाते हुए मैं लाइन खींच लेता हूँ। ये यहाँ पर लाइन आ गई है, और ये इक्वेशन है मेरी x1 इज इक्वल टू 5x2। अब यहाँ देखिएगा जैसे मैंने अभी सिखाया था, अब यहाँ भी दोनों तरह की कंडीशन है, x2 भी और x1 भी। x1 से पहले क्या लग रहा है माइनस। अब यहाँ पढ़िएगा 5x2 ग्रेटर दैन 0, छिपा लीजिएगा। 5x2 ग्रेटर दैन 0 है, 5 को दूसरी तरफ ले जाइएगा, x2 ग्रेटर दैन 0। तो यानी कि इस लाइन के उधर जाना है जिधर x2 पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो x2 पॉजिटिव होगा। तो यानी कि इस लाइन के इधर जाना है, और इस लाइन का तो इधर लगा हुआ, इस लाइन का इधर एरो भी लगा देता हूँ। यहाँ कितने भी एरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ देखिएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -1 है। जब आप इसे इक्वल बनाएंगे तो ये हो जाएगा x1 अपॉन -1 हो जाएगा, और x2 अपॉन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x1 पर इंटरसेप्ट माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 हो गया है, और x2 पर इंटरसेप्ट प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 1 हो गया है। तो यहाँ से लाइन जाएगी, ये लाइन खींच देता हूँ मैं, थोड़ा सा भागी फिर रही है लाइन। ये लाइन खींच दी है मैंने। ये है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -1 की लाइन हो गई है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब यहाँ पर x1 प्लस का और x2 माइनस का है, तो मैं इसे छिपा लूँगा। अब यहाँ लिखा हुआ है x1 ग्रेटर दैन -1, ये x1 की वैल्यू -1 है यहाँ पर, और हमारी इनइक्वलिटी कह रही है कि x1 की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमें इधर जाना है, तो इधर की तरफ जाना है मुझे। तो ये एरो आ जाता है, ये एरो आ जाता है। अब यहाँ देखिएगा x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 6, तो इक्वल 6 हो जाएगा, तो x1 के नीचे भी 6 आ जाएगा, x2 के नीचे भी 6 आ जाएगा। 6 का इंटरसेप्ट 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। और यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। एक तो ये हो गया 0,6, और ये हो गया 6,0। ये इस समय मैं आपको वो क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ जिसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कंडीशंस होंगी, इससे ज़्यादा कंडीशंस किसी में भी नहीं है। ये मेरी लाइन हो जाती है, ये है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ देखिएगा लेस देन है, यहाँ x2 को छिपा लेता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है x1 6 से छोटा है। अब x1 की वैल्यू 6 से छोटी है, तो आपको इधर रहना है, इधर रहना है। अब यहाँ देख लीजिएगा ये वाली कंडीशन x1 लेस देन इक्वल 3 है, तो जब इक्वल में बदलूंगा तो x1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 3 लाइन है, तो यानी कि x2 एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। 1 2 3, बहुत सारे पॉइंट आपको मिलने जा रहे हैं इसमें। ये खिचड़ी सी पक गई है, इसीलिए मैंने ये वाला सवाल चुना है। ये x1 इज इक्वल टू 3 की लाइन है, ये हो जाएगा 3,0। अब यहाँ लिखा हुआ है x1 3 से छोटा है, तो आपको लेफ़्ट में रहना है, तो यानी कि ये लाइन आपको लेफ़्ट में ले जाने के लिए कह रही है। अब देखिए कितने सारे एरो हो गए, कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब 6 एरो जो लगे हुए हैं अलग अलग लाइन के, उन अलग अलग लाइन के अकॉर्डिंग 6 एरो में जा कर के आपको फिजिबल रीजन जो है वो ढूंढना है। अब देख लीजिएगा इस लाइन के इधर रहना है, तो बाहर वाला तो कैंसिल हो गया। इस लाइन के ऊपर रहना है, इस लाइन के ऊपर रहना है, इसके लेफ़्ट है, इसके राइट है, इसके ऊपर है, तो यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे। इसके इधर है, इसके इधर है, और इसके भी इधर है, तो यानी कि ये बैठेगा आपका रीजन। थोड़ा फिजिबल रीजन ध्यान से बनाइएगा।
एक पॉइंट ये है ए, बी, सी, डी, एक ये वाला पॉइंट है ई, और एक ये वाला पॉइंट है एफ। तो अब आप टेबल जब बनाएंगे तो उस टेबल में आपको आपका जो फिजिबल रीजन है उसका नाम हो गया ए बी सी डी ई एफ है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आएंगे। अब जैसे ए निकालना होगा तो x1 = 5x2 और इधर से देख लीजिएगा ये x1 + x2 = 1। इसे सॉल्व करना होगा। जो भी पॉइंट जिन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पर पड़ रहा है उन दोनों को सॉल्व करके आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और फिर वहाँ पर जाकर के जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यानी कि जब आप टेबल बनाने जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ, ये पॉइंट वाली हो जाएगी। फिर उसके बाद x1 निकाल देंगे, फिर उसके बाद x2 निकाल देंगे और यह जेड की वैल्यू निकाल देंगे। और जो भी सबसे बड़ा जेड होगा वो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन मैंने कराया है, इसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं। मैक्सिमाइज जेड = 3x1 + 4x2 सच दैट x1 - x2 <= -1, -x1 + x2 <= 0 एंड x1 x2 > 0। एक कॉन्स्टेंट्स को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। x1 - x2 = -1 है तो x1/-1 + x2/1 = 1 हो जाएगा। लाइन पासिंग थ्रू -1 0 एंड 0, 1 -1, 0। देखिएगा 1 1 का स्केल है, ये एरिया -1, 0 और ये एरिया 0, 1। अब इन दोनों को मिलाते हुए मैं लाइन खींच लेता हूँ। ये मेरी लाइन हो गई है, ये मेरी लाइन की इक्वेशन है। x1 - x2 = -1, ये मेरा पॉइंट -1, 0 है और ये मेरा पॉइंट 0, 1 है। अब इस लाइन का रीजन देखना है ना। आप देखिएगा यहाँ पर इस लाइन पर प्लस क्या है माइनस का है ना, इसे छिपा लीजिएगा। अब ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। यहाँ लिखा है x1 छोटा है -1 से, उधर जाना है जो x1 की वैल्यू -1 से छोटी हो। आप देखिएगा x1 की वैल्यू -1 यहाँ पड़ी हुई है, इधर जाएंगे तो x1 की वैल्यू -1 से छोटी हुई, लाइन के इधर जाना है। तो यानी कि ये लाइन कह रही है इधर जाइएगा। अब दूसरी लाइन देखिएगा -x1 + x2 = 0 है, x1 = 2x2 है। जब x1 = x2 है तो ये y = mx का रूप है तो लाइन 0 0 से पास होगी, ठीक है ना। अब 0 0 से पास होने वाली लाइन है, लेकिन लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी लाइन 0 0 से पास हो रही है तो उसमें कोई भी बिंदु एक आप एक्स्ट्रा अपने पास से डाल देते हैं। अगर मैं x1 की जगह 1 डालता हूँ तो x2 की जगह भी 1 आ जाएगा। तो मेरी लाइन जा रही है 0 0 से जा रही है, 1 1 से जा रही है। देखिएगा ये लाइन 0 0 से है, ये पॉइंट मेरा 0 0 हो गया और इसके बिल्कुल सामने यहाँ देखिएगा पॉइंट 1 1 हो जाएगा। इन दोनों लाइनों को देखिएगा, अगर मैं y = mx + c से कंपेयर करूँ तो इस वाली लाइन का स्लोप भी +1 होगा और ऊपर वाली लाइन का स्लोप भी +1 होगा। तो यानी कि इसका मतलब है ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है इस बात का। अगर ये लाइन जरा सी भी टेढ़ी हो गई तो आगे जा कर के कहीं ना कहीं काट जाएंगी। तो ये लाइन जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे कि ये जो लाइन है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ये पैरेलल लाइन हो गई है मेरी, ये मेरी जा रही है 0, 0 से और ये मेरी लाइन है। इस लाइन की मेरी इक्वेशन है, ये लाइन मेरी कहती है -x1 + x2 = 0। अब इनइक्वलिटी में देखिएगा -x1 + x2 है ना, छिपाइएगा। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, x2 छोटा है किससे, 0 से। यानी कि ये वाली लाइन कह रही है उधर जाना जिधर x2 0 से छोटा है। अब x2 को निगेटिव होना पड़ेगा तो x2 निगेटिव नीचे की तरफ होगा, तो ये लाइन आपको नीचे की तरफ लेकर के जाएगी, ठीक है ना। अब दोनों लाइनों को देखिएगा, ये लाइन कह रही है ऊपर की तरफ रहिएगा, ये लाइन कह रही है नीचे की तरफ रहिएगा। अब देखिएगा आपको कोई भी ऐसा रीजन नहीं मिलेगा जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करते रहे। यानी कि कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो इक्वेशन सेटिस्फाई, जो आपकी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर दिया जाए। इस केस में लिखा जाता है नो फिजिबल सॉल्यूशन। नो फिजिबल सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। यहाँ पर कोई फिजिबल सॉल्यूशन आपका प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि हमें एक ऐसी प्रॉब्लम दी गई थी कोई जिसका व्यवहारिक हल पॉसिबल नहीं है।